ओके फाइन। तो पहले थोड़ा क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था। अ, आप लोग में से काफ़ी ने 6.5 का सोल्यूशन मुझे भेजा, काफ़ी लोग ने नहीं भेजा है, तो की मर्जी है वैसे तो। लेट अस डू दिस 7.15। सो 7.15 में क्या था, हमने दो कंडक्टिंग शीट को कुछ एंगुलर डिस्टेंस पे प्लेस किया था। ओके और हमने एक जो हमारे फाइव इक्वल टू 0 डिग्री पे प्लेन है उसको हमने ज़ीरो पोटेंशियल पे कनेक्ट किया था, और जो 5 = 5 1 है ये प्लेट, इसको हमने V0 पोटेंशियल पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। ओके so the first task is to apply Laplace equation in between these two conductors, given that the potential inside between these two conductors is a function of phi। ओके सिर्फ phi का फंक्शन है, तो उसको कंसिडर करते हुए हमने डेल स्क्वायर वी लगाया था। Laplace इक्वेशन डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, उसको यूज करने के बाद हमारा v जो इक्वेशन आया था is came out to be v equal to rho square a phi plus b। Okay, so then we applied the boundary condition that at phi is equal to 0 v will be 0, and at phi is equal to some angle v is equal to v naught। इन दो इक्वेशन से हमें इन दो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई थी, a और b। ओके तो so this was the value of b and this was the value of a। इसके बाद हमने ए बी की वैल्यू पुट की थी, तो हमें वोल्टेज का इक्वेशन आ गया था, पोटेंशियल का, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ईच पॉइंट बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स, उसका हमें इक्वेशन पता चल गया। हमें पता चल गया कि कंडक्टर्स के बीच में हर एक पॉइंट पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना बन रहा है। okay and as soon as we get the equation of potential we can call it potential field। तो अगर ये पता चल गया तो हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और फिर हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस थिंग। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ रो, इसका मतलब at a lesser radial length the electric field is high, and as we go far from the z axis the electric field is diminishing। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी निकाल ली। ओके और ये तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ए फाई डायरेक्शन में है तो डी भी ए फाई डायरेक्शन में होगा, D will be in the direction of electric field itself। बस ये परमिटिविटी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके मीडियम की परमिटिविटी, तो मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं हम लोग। अब अगली चीज आती है, तो D की यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो D की इक्वेशन क्या हो जाएगी? D will be minus V naught epsilon r divided by rho phi 1 a phi। गुड ना? D। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? इन दो प्लेट्स का कॉन्फ़िगरेशन, अगर जो कि पैरेलल प्लेट्स हैं तो पैरेलल प्लेट्स ना हुई ओके मतलब दे आर डिस्प्लेस्ड विद सम डिस्टेंस। ओके दे आर नॉट एग्जैक्टली पैरेलल बट दे आर डिस्प्लेस्ड विद सम डिस्टेंस, सो दे विल बी हैविंग अ कैपेसिटेंस बिटवीन दैट। और कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑन वन ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें पता है कितना है पोटेंशियल डिफरेंस,
दैट इज वी नॉट एक प्लेट पे है और जीरो एक प्लेट पे है, तो वी तो हमें पता है दैट इज वी नॉट, वी डोंट नो दिस चार्ज। ओके, तो ये चार्ज ही हमें निकालना है। फाइन, तो दिस इज द सोर्स चार्ज, मीन्स जो चार्ज हमने कैपेसिटर पे प्लेस किया है, दीज आर नॉट इंड्यूस्ड चार्जेस, तो माइंड यू। तो हम लोग डी वेक्टर से हम लोग क्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डी जो होता है वो सोर्स चार्ज पे ही डिपेंड करता है, जितना चार्ज हमने प्लेस किया है वहां पे उसी पे डिपेंड करता है डी। तो अगर डी वेक्टर हमें पता है तो हम क्यू निकाल सकते हैं, कैसे? बाय अप्लाइंग गॉसियन लॉ। तो गॉसियन लॉ क्या कहता है, d dot ds, and if you integrate this, then this is closed integral, then this will be equal to what? The charge enclosed. Okay, so let us just write the d equation। तो d equation क्या थी हमारी, देख लेते हैं एक बार। d is this thing v naught epsilon r, so this is let us say v naught uh, epsilon naught epsilon r upon rho phi 1। ओके, और ये किस डायरेक्शन में है, ए फाई डायरेक्शन में। ओके, इसको हमें किससे करना है, डीएस से डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो सबसे पहले प्लेट्स आप देख लीजिए, एक प्लेट का कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। सो हमारी प्लेट्स कहाँ थी, हमारी प्लेट एक्स इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे थी, सॉरी फाइव इक्वल टू जीरो पे, तो ये फाइव इक्वल टू जीरो पे हमारी प्लेट है। ओके, नाउ जस्ट सी, ये हमारा डीएस है, दिस इज अवर डीएस विच इज मेड ऑफ रो एंड, किससे बना था ये, किन कंपोनेंट से बना था, दिस इज रो जेड प्लेन ना, ये रो जेड से बना हुआ था। तो इसके परपेंडिकुलर आप डायरेक्शन बता सकते हो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा डायरेक्शन। दरअसल हमें डीएस वेक्टर निकालना है। ओके, क्या निकालना है हमें, डीएस वेक्टर। तो डीएस वेक्टर मतलब दो डायमेंशन से बना होगा, तो एक तो डी रो, रो से बनाया है इसलिए डी रो, और एक डी जेड। ठीक है, इनको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो रो इंटू जेड आ जाएगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, व्हाट विल बी दिस डायरेक्शन, कोई बता सकता है? What should be the direction of ds? In cylindrical coordinate system? Phi direction, हाँ, d phi. d phi, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हु इज दैट, किसने बताया ये? युक्ति. गुड युक्ति। अब बाकी लोग इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए हमारे पास हम जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क कर रहे हैं दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं इसको। इसका मतलब इसमें जितने भी डायमेंशंस हैं वो सभी 90 डिग्री पे हैं। जैसे कि दिस एक्स वाई जेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों 90 डिग्री पे हैं। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच हैज रो फाई एंड जेड, इनमें भी ये तीनों डायमेंशन जो है 90 डिग्री पे ही है। ठीक है, तो अगर कोई प्लेन रो जेड में बनता है तो वो फाई जो अ, जो फाई डायरेक्शन होगा दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू रो जेड प्लेन।
ना, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। यहाँ पे देखिए एक्स जेड वाई जो है एक्स जेड के परपेंडिकुलर है, तो इसी तरीके से तो आप इसको डायरेक्शन क्या बता सकते हैं, ए फाई यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन इज ऑलवेज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ए फाई डॉट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वी नॉट नॉट एप्साइलम आर, ए फाई डॉट सॉरी जीरो नहीं यूनिटी हो जाएगा ये, और इसको डी रो डी जेड में इंटीग्रेट कर देना है हमें। ओके, तो आसान से इंटीग्रल है, इसमें दो इंटीग्रल आ जाएगा, z इंटीग्रेट होगा और रो इंटीग्रेट होगा। तो इसका अगर आप इंटीग्रल निकालेंगे तो डी वन बाई रो का इंटीग्रल क्या होता है, क्या होता है वन बाई रो का इंटीग्रल, कोई बता सकता है? log रो। यस, एलन रो, दैट इज एलन रो। तो ये आपका अपॉन फाइव वन एलन रो हो जाएगा। ओके, और डीजेड को भी इंटीग्रेट करना बाकी है। इस एलन रो में आपको लिमिट लगाना होगा, तो दैट विल बी रो टू बाई रो वन। ठीक है, अगर हमारा रो जो है रो वन से रो टू तक इंटीग्रेट करना है, तो आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे एलन रो टू बाई रो वन आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, जेड को भी इंटीग्रेट करोगे तो वी नॉट एप्साइलम आर अपॉन फाइव वन एलन रो टू बाई रो वन इंटू जेड टू बाई माइनस जेड वन। जेड टू माइनस जेड वन क्या है, इसका भी ये इंटीग्रल, मतलब z1 से अगर z2 तक आपका प्लेन है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो z2 माइनस z1, डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज द टोटल चार्ज। फाइन। अब यहाँ पे आप जो कैपेसिटेंस बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस क्या है, Q अपॉन वी नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एप्साइलम नॉट एप्साइलम आर z2 माइनस z1 ln रो टू बाई रो वन अपॉन फाइव वन। ओके, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ योर सिस्टम। अब कुछ भी आप ले सकते हो, आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे सकता है कि z आपका जो कंडक्टिंग प्लेन है वो उसका रो वन इतना है, रो टू इतना है, z2 इतना है, z1 इतना है, फाई जीरो ना हो के इनिशियल फाई कुछ और भी हो सकता है, फाइनल फाई कुछ और भी हो सकता है, लेकिन लमसम आपको यही क्वेश्चन मिलेगी। ओके, सो दिस यू कैन अप्लाई इन 7.15 बाय योरसेल्फ। ठीक है, और 7.15 में आपको मतलब पार्ट ही करना है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, बिकॉज दैट इज रिपीटेटिव, यू कैन अटेम्प्ट दैट थिंग एज वेल, बट जस्ट a minute. ओके, तो आपका क्वेश्चन जो 7.15 है, इसमें आप ए कैलकुलेट कर एक फाइंड कर सकते हैं, देन यू कैन फाइंड बी, then you can find C, then D, then you can find E। तो ये सारे आपको कैलकुलेट करने हैं, एंड यू हैव टू सबमिट दिस। ओके, आज में आपको सबमिट करना है इसको,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो रो है, सो यू कैन जस्ट सी दिस। हाँ, आपको दोबारा से थोड़ा सा इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी और वो आप कर लीजिएगा, फॉर दैट इज नेसेसरी टू डू दिस। सो बाय दिस मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिसको हम लोग ने देखा नहीं हो। हाँ, बस मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको। एक मैं फार्मूला का प्रेजेंटेशन स्लाइड शेयर करूँगा आप लोग से। उसमें सारे फार्मूलाज दिए होंगे, मीन्स डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट, डेल स्क्वायर। तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास बुक्स नहीं है तो आप लोग उसको रेफ़र कर सकते हो फार्मूलाज के लिए। जब भी आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करना है, सो यू कैन रेफ़र बैक फ्रॉम देयर। Uh, Now I will move on and start your the second part of your syllabus, that is magnetostatics. Okay, तो इसको हम लोग क्लोज करेंगे।